बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 इज सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट्स होते क्या हैं। देन हम अपनी जो यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज है 3.1 उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं अपने पास किसकी, यूनिट नंबर 3 की, तो सबसे पहले आपको सेट्स का पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? बेसिकली आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो मेन चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज द वेल डिफाइंड, द सेकंड वन इज द डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि कुछ स्पेसिफाई हुआ हो आपके पास। ठीक है, आपको कुछ का पता हो कि ये आपके पास किस चीज की बात की जा रही है, विद सम लॉजिक, विद सम रीजन, स्पेसिफिकेशन, इन सब चीजों पे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कलेक्शन ऑफ लाइटर स्टोन। मैं आपको कहती हूँ यू हैव टू मेक द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लाइटर स्टोन्स। लाइटर स्टोन्स का आपने एक सेट बनाना है। तो लाइटर स्टोन्स, अब कितने लाइटर? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 6 ईयर्स का बॉय है वो लेगा तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग लाइटर स्टोन्स अलग होंगे। 10 ईयर्स वाले के लिए अलग होंगे, 12 ईयर्स के लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। इट मीन्स मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। बात क्लियर नहीं हो रही आपको? ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ लाइटर स्टोन जो है दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ लाइटर स्टोन लेस देन 5 kg, लेस देन 2 kg, अब मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको 2 kg से लेस क्या करना है, स्टोन्स को लेना है और उनकी कलेक्शन करनी है। अब ये चीज़ वेल डिफाइंड हो चुकी है। तो इट मीन्स जो मेरी सेकंड कंडीशन है दैट इज वेल डिफाइंड, बट द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो इट मीन्स उसका सेट नहीं बन सकता। ठीक है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों का होना जरूरी है। किसके लिए? सेट के लिए। अब हम चलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट में। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कहा जाता है आपके पास कि एक कोई सेट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेट लेती हूँ। मेरे पास एक ए सेट है जिसको मैंने लिखा है ABCD। ठीक है, और एक बी सेट है जिसमें मैं लिख दूँ ABBCD। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स उठाए हैं 4। फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स है मेरे पास सेट ए में। ठीक है, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, A B C एंड D आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो ए के अंदर आ रहे हैं दैट आर द एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली इज द सेट और फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं दे आर द एलिमेंट्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये आपका सेट है ए और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? ABCD। अब देखिए ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है? आपको पता है दीज आर द अल्फाबेट्स। कौन से अल्फाबेट्स हैं? फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अच्छा बी सेट पे चलते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास ABBCD दैट इज नॉट अ सेट। क्यों? वेल डिफाइंड तो है कि ये अल्फाबेट्स हैं और बी रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट रेपिटेशन आ गई है तो हम कहेंगे कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा है कि हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सेम एलिमेंट एक ही सेट में नहीं आ सकता। एक एलिमेंट 1 टाइम ही आएगा आपके पास, 2 टाइम्स या रेपिटेशन नहीं हो सकती आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन हो जाती है। फिर आपके पास सेट की डेफिनेशन के अलावा जो बात आती है वो आपकी आती है रिप्रेजेंटेशन, जहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होता है? विद द कैपिटल लेटर्स ABCD। कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो चीज़ होती है हम करली ब्रैकेट सेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते, आप स्मॉल ब्रैकेट्स जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं हम वो नहीं यूज़ कर सकते। ऑलवेज वी यूज़ द करली ब्रैकेट्स। ठीक है, फॉर द सेट। अब हम कहते हैं कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स हैं, सेट के लिए हमारे पास करली ब्रैकेट्स हैं। अब हमारे पास चीज़ क्या आ जाती है? एलिमेंट्स। मैंने अभी आपको एलिमेंट्स बताए। एग्जाम्पल मैंने आपको किसकी दी? फैमिली की दी। अगर फैमिली है, फैमिली इज अ सेट और फैमिली में जितने मेंबर्स आ रहे हैं दे आर द एलिमेंट्स। तो इट मीन्स कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है, वो क्या होगी? वो उसके एलिमेंट्स होंगे। अब उन एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है? कॉमा के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक सेट लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं C को एक सेट देती हूँ, नाम C सेट है मेरे पास, वो है 2 4 6 8। ठीक है, अब क्या है? 2 4 6 एंड 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट C।
करली ब्रैकेट्स में शो किया, और नंबर्स को, एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया है, कॉमा यूज़ कर लिया है। ठीक है, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपके पास बेसिकली सेट होता है, सेट मेन आपके पास ये चीज़ होती है। अब हम चलते हैं आगे अपने पास यूनियन और इंटरसेक्शन पे। ठीक है, सेट में आपके पास 3-4 रिलेशंस होते हैं, जैसे एक होता है आपके पास यूनियन, एक होता है आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, बट जब वो हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज यूनियन, आपको पता है, आप कहते हो यूनिटी होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए। यूनियन इज बेसिकली कि आप कंबाइन करके लिख दो, टुगेदर। ठीक है, इकट्ठा करके लिख देना उनको। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 सेट्स, ए इज 1 2 3 एंड द सेट बी इज 3 4 5। ठीक है, वो मुझे कहते हैं आपने इसका ए यूनियन भी निकालना है। यूनियन को रिप्रेजेंट कराने के लिए आपके पास यू शेप्ड होती है। ठीक है, ये यू होता है आपके पास, तो मैं चाह रही हूं कि मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, मुझे यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, जब आपको यूनियन फाइंड करना है तो आपने क्या कर लेना है कि आपने यूनियन के लिए क्या करना है, आपको कहा गया कि टुगेदर, इकट्ठे करना है, कंबाइन करना है। कैसे आप कंबाइन करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं 3 को रिपीट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि सेट मुझे कहता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए मैंने 3 एक बार लिख दिया आपके पास। ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यूनियन का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड इन सेट बी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब आपने लिख देने, टुगेदर करके, इकट्ठे करके, कंबाइन करके एक सेट बना देना है। दैट इज द यूनियन, दैट इज द यूनिटी। ठीक है, कि आप सब एक हो जाते हो, एक सेट बना देते हो उनका मिला के, दैट इज द यूनियन। नाउ कम टू द इंटरसेक्शन, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय लाइक दिस शेप एन। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि हम कहते हैं कि ओके व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज लाइक कि आपके पास, दोनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए कॉमन बिटवीन द 2 सेट्स। जो चीज़ कॉमन होगी दोनों में वो ही आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम दे देते हैं कि हमारे पास कॉमन होना चाहिए बोथ सेट्स में, ये आपके पास होती है इंटरसेक्शन। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी, ए इज 1 2 3, बी इज 3 4 5। 2 सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है आपके पास। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो मेरे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 सेट ए में भी आ रहा है और 3 सेट बी में भी आ रहा है, तो इट मीन्स 3 इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन को मिक्स नहीं करना। यूनियन के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेट ए में आ रहा है, जो सेट बी में आ रहा है, दोनों में आप इकट्ठे करके लिख देते हो, कंबाइन करके लिख देते हो, एक सेट बना देते हो। और इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। और ऐसा भी होता है कि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन सेट ए एंड बी, तो उस टाइम पे आपके पास क्या आता है ना, एम्प्टी सेट आता है। और एम्प्टी सेट को या तो आप खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कराते हो या फिर आप इसको 5 से रिप्रेजेंट कराते हो, दैट इज द एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, ये आपके पास बेसिकली आपके पास थी कि आप सेट क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे बनता है, क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये वाली चीज़ आ जाती है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है वेन डायग्राम। ठीक है, जिस पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। वेन डायग्राम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम होती क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूँ ना, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराते हो। ठीक है, मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कराते हो। तो बेसिकली वेन डायग्राम क्या है, आपके पास एक मेथड है जिसमें हम सेट्स को ग्राफिकली शो करवा रहे होते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में हम शो करा रहे होते हैं कि हमने वेन डायग्राम में करना है। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, नाम से ही आपको पता चल रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्स में सब चीज़ें आ जाती हैं, तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आएगा, जितने छोटे छोटे सेट्स बनेंगे वो सब आएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स को अगर आपने ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स में एक्साई से शो किया जाता है, ई की फॉर्म में। ठीक है, और अगर आपने पंजाब की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें यू से आपके पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 मेन यही है कि आप ये यूज़ करते हो, आपकी बुक में यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है, और यूनिवर्सल सेट मीन्स इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, इट कंटेन ऑल द सेट्स।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दो सेट्स लेती हूँ, एक ले लेती हूँ सेट ऑफ वॉवल्स, एक ले लेती हूँ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दो सेट्स हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वॉवल्स में क्या आएंगे, सिर्फ 5 वॉवल्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास बाकी 21 लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो आपके पास दूसरे सेट में आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट इज़ द मेन सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स और सेट कंटेन करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट की बात हमने कर ली। अब वो कहते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि हम तो पिक्टोरियल की फॉर्म में कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज इन रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपका किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। अब आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। अब कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो ये है कि इसके अंदर हम छोटे छोटे सेट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ए इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, कि आपके पास मैंने अभी बात की ए इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स, तो मैं कहती हूँ ए ई आई ओ यू। और अगर आपके पास यू जो है वो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो ए अंदर आ गया तो यहाँ बी, फिर सी डी, ई आपके पास ए सेट में है तो एफ जी एच आई, फिर अगेन आपके पास ए में आई आ गया, जे के एल एम एन, वो आपके पास अगेन सेट ए में है तो पी, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स आपके पास आ गए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है यू कैन डू लाइक भाई आप अप टू सोन करके आप जी तक चले जाएं, ठीक है, क्योंकि आइडिया हो गया कि आपके पास क्या आ रहा है। अब बात ये आती है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो। आपने एक चीज़ नोट डाउन की कि मैंने यहाँ पर सेट को, ए सेट को इस सर्कल के बाहर लिखा। जो आपके उसके अंदर आ रहे होते हैं ना स्मॉल सेट्स यूनिवर्सल के अंदर, वो सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यू हम बाहर लिखेंगे। आपकी बुक में ऐसे किया गया है कि सेट्स को अंदर लिखा गया है। जो सेट के अंदर लिखा जाता है दैट इज द एलिमेंट, ठीक है। वो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं ए सेट कह रही हूँ, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स हैं। ए इज नॉट, कैपिटल ए इज नॉट द एलिमेंट। आपकी बुक में ये सेट बनाया गया, उसके अंदर ए लिख दिया गया, इट मीन्स कि ये जो कैपिटल ए है दिस इज द एलिमेंट, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि जब भी आपने रिप्रेजेंट कराना है सेट को, सेट हमेशा वेन डायग्राम से बाहर रिप्रेजेंट होगा। अंदर सेट के अंदर आप हमेशा एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यूनिवर्सल मैंने बाहर लिखा है यू, ठीक है। ए सेट ये था, इसको मैंने बाहर लिखा है कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स अंदर स्मॉल लेटर से लिख दिए ताकि ये पता चल जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि आपने ये नोट डाउन किया होगा कि यहाँ पर जब मैंने सेट को लिखा है, जब हमने उसको रिटन फॉर्म में देखा है, तो हमने उसको सेपरेट आउट किया है एलिमेंट्स को कॉमा के साथ। बट जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल सेट की, वेन डायग्राम की, तब हम जब वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिखते हैं तो वी डोंट यूज़ एनी कॉमा। वहाँ हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे के लिख लेते हैं बट कॉमा यूज़ नहीं होता आपके पास, ठीक है। ये वेन डायग्राम है जिसकी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सबसे पहली चीज़, जो उसके अंदर सेट बनाए जाते हैं, छोटे सेट्स जो होते हैं वो आपके पास सर्कुलर शेप में होते हैं, ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद आप जो सेट्स को रिप्रेजेंट कराते हो वेन डायग्राम में, वो आउटसाइड ऑफ द फिगर करते हो आप हमेशा। यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल का यू आप आउटसाइड ऑफ द फिगर लिखोगे। कोई स्मॉल सेट है तो उसका जो आपके पास नेम है, अल्फ़ाबेट है ए बी सी, जो भी आप नेम दे रहे हो वो आप आउटसाइड ऑफ द सर्कल लिखोगे। एलिमेंट्स इनसाइड लिखे जाते हैं और देयर इज नो यूज ऑफ एनी कॉमा, एनी डॉट, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने सिंपल एक स्पेसिंग करनी होती है, स्पेस देके आपने उनको लिख देना होता है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम हो जाती है, ठीक है। अब वेन डायग्राम की डिफरेंट टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, 3 टाइप्स हैं मेन। द फर्स्ट वन इज ओवरलैपिंग, द सेकेंड वन इज डिसजॉइंट, द थर्ड वन इज सबसेट, ठीक है। अब आप कहते हो अच्छा यहाँ क्या होता है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं ओवरलैपिंग में बताऊंगी ओवरलैप का क्या मतलब है। ओवरलैप मीन्स ये जैसे मेरे हाथ हैं, अगर मैं एक को दूसरे हाथ के ऊपर रख दूं तो दैट इज द ओवरलैप, ये ओवरलैप हो गई है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग है। इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉमन, जैसे ये फिंगर्स है, देयर इज समथिंग कॉमन। तो हम कहते हैं कि इफ कुछ कॉमन होता है दो सेट्स के दरमियान, समथिंग कॉमन है, तो हम कहेंगे वो सेट कौन सा होगा, वो वेन डायग्राम कौन सी होगी, वेन डायग्राम की, ओवरलैपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसकी फिगर कैसे बनेगी, आपके पास यूनिवर्सल सेट बनेगा, एक ए सेट बनेगा और एक बी सेट बनेगा। आपने ये देखा, ये ओवरलैप कर रहा है। ये कंप्लीट एक ए सेट था। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो सके, ये आपके पास एक ए सेट है, ठीक हो गया। और जो सेकेंड आपके पास लाइटर कलर में है वो आपके पास क्या है, बी सेट है,
ठीक हो गया। दिस इज द कॉमन पोर्शन, ये आपके पास वो कॉमन पोर्शन है जिसके लिए हमने क्या कहा है कि ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट बनता है। ठीक है, तो आपके पास ओवरलैपिंग सेट हो गया ये। अब वो कहते हैं व्हाट इज अबाउट द डिसजॉइंट सेट। बेसिकली डिसजॉइंट मीन्स देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, कुछ भी उन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। दो सेट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहते हैं अच्छा हम इसका सेट कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं अगेन यूनिवर्सल लाजमी बनेगा। यू बाहर लिख दिया हमने, एक सेट इनसाइड है ये, दिस इज ए, और जो दूसरा सेट है आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो ओवरलैपिंग। दोनों सेट्स अलग अलग है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आया उनका, तो आपको आइडिया हो जाता है। मैं सेट्स दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास हो गया कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने ऐसे सेट्स बना देने। अब बात आ जाती है सबसेट की। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ठीक है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर आ जाएं तो वो कैसे होगा। यूनिवर्सल ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल एक बी सेट था, बी सेट के अंदर सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट्स आ गए तो ए इनसाइड बन जाएगा और बी आउटसाइड। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सबसेट की। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास नस्ट एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दैट इज द मेन कैंपस। ठीक है, आपके पास उसके छोटे छोटे सब कैंपसेस बने हुए हैं, जैसे सिग्नल्स इज द सब कैंपस ऑफ नस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास कुछ सब कैंपसेस जो होते हैं वो क्या है, वो उसी के अंडर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नमल यूनिवर्सिटी है, दैट इज द मेन यूनिवर्सिटी इज इन द इस्लामाबाद। ठीक है, बट उसके कैंपसेस हैं, तो वो जो सब कैंपसेस है, सब कैंपसेस का क्या मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें, सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मेन यूनिवर्सिटी वाला ही फॉलो हो रहा है। सेम यही वाली बात कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, बी का सबसेट है, तो हम ये कहेंगे दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ सबसेट। ठीक है, तो तीन तरह की वेन डायग्राम्स आपके पास बनती हैं, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट एंड सबसेट। तो ये आपके पास चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप अपनी 3.1 को देखो तो आपके पास क्या गिवन है, आपको कहा गया है कि शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इट मीन्स आपने फर्स्ट फिगर में भी इन्हीं चार को देख के चलना है, जो आपको 4 थिंग्स दी हुई है कि आपने उसको शेड करना है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 पार्ट्स में आपने इन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम अपनी। ठीक है, ये 4 फिगर्स बनेंगी, फर्स्ट वाली 4 टाइम्स बनेंगी और हम 4 टाइम्स इसको देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखो कि आपके पास, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को लिखा हुआ है, आपके पास क्या है कि आपने फर्स्ट पार्ट की फिगर में आपने ये 4 थिंग्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या है कि मुझे सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है, आपने डिफरेंट कलर्स ले लेने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको ये पता चले कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, अपनी ब्रैकेट्स देखते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट्स को ही देखूंगी, मुझे सबसे पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, एक चीज़ आपकी बुक में अगर आप देखें तो आपकी बुक में ये किया गया है कि आपकी बुक में उन्होंने सेट्स को इनसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द रेक्टेंगुलर लिखा है, रेक्टेंगल। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे, आपने बताना है दिस इज द सेट ए, ठीक हो गया, दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट सी एंड यूनिवर्सल सेट इज आउटसाइड। मैंने आपको बताया है कि सेट आपके पास हमेशा आउटसाइड हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं, अल्फ़ाबेट उसका बाहर ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन करना चाह रहे हैं। हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी,
आप क्या करो, आप सिर्फ बी और सी को देखो, इसको छोड़ दो बिल्कुल ए को, ये बी और सी है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। वेयर इज द कॉमन पोर्शन? ये आपके पास क्या आ गया है, कॉमन पोर्शन। मैंने इसको ग्रीन कलर से कॉमन पोर्शन को कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स मुझे ये क्लियर हो गया कि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किस कलर से शेड हुआ हुआ है, आपके पास ग्रीन कलर से शेड हुआ हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, फाइनल मेरा क्या है, फाइनल इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के साथ यूनियन इसका सी का, इन दोनों का, ठीक है। इट मीन्स बी नहीं आ रहा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। और ए का यूनियन आपने इसके साथ देखना है। जब आप ए का यूनियन चेक करोगे तो आपके पास कौन सा क्या चीज शेड हो जाएगी, एक तो आपके पास शेड हो जाएगा ये वाला पर्पल कलर से, ये ए कंप्लीट शेड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ए भी आता है और बी इंटरसेक्शन सी वाला भी आता है, ठीक है। यूनियन का यही मतलब है ना, जो ए में आ रहा है वो भी और जो बी इंटरसेक्शन में आ रहा है वो भी। तो अब मुझे बताओ, ए में ये वाला पोर्शन आ रहा है और बी इंटरसेक्शन में ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब जब मैं लिखूंगी मेरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं क्या लिख दूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी ग्रीन कलर, जो मेरा ग्रीन कलर है, ठीक है। साथ में लिखूंगी प्लस, और कौन सा वाला आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, पर्पल कलर, तो मैं पर्पल कलर ड्रॉ कर लूंगी ये, ठीक हो गया। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको जो दूसरी वाली चीज़ है वो मैं लाइंस के साथ बताती हूँ, ठीक है। आप देखिएगा जैसे आपको आसान लगता है, अगर आपको कलर से लगता है आप कलर से कर लो, अदरवाइज आप उसको लाइंस ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन इसको मैं बता रही हूँ आपको कि पहले आपने ब्रैकेट को देखा, बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन पोर्शन इज दिस। इंटरसेक्शन का मतलब था कि कॉमन देखें आप, हमने कॉमन देख लिया, ये आ गया। उसने कहा ए का यूनियन लेना है हमने उस आंसर के साथ। ए का यूनियन जब लूंगी तो यूनियन का मतलब होता है ए भी आएगा और बी इंटरसेक्शन बी भी आएगा, तो ए में ये ए आ गया और बी इंटरसेक्शन सी में ये कॉमन पोर्शन आ गया, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसी फिगर में। अब मैं लाइन से आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करा देना है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, यूनिवर्सल सेट आपका आउटसाइड द फिगर आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है, आपने देखना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का क्या मतलब है, बी भी हो और सी भी हो, ठीक है। इसका मतलब ए को छोड़ दें, ए तो यहाँ तक है ना आपका, ये तो सी भी आ रहा है, तो बी यूनियन सी को मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। बी ने भी आना है और साथ में सी ने भी आना है, ये सी है, ठीक है। मैंने अपने बी यूनियन सी को किससे रिप्रेजेंट कराया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करा दिया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है ए का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी तो ये सारा है, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, ये ए है ना। अब मुझे बताएं इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पोर्शन इनमें क्या है, कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला है, ठीक हो गया। जब मैं ए को शेड करना स्टार्ट करूंगी तो मुझे ये पता चल रहा है, वर्टिकल लाइन से मैंने उसको शो किया। ए का इंटरसेक्शन देखना है ना मैंने इसके साथ, जब मैंने ए का इंटरसेक्शन देखा तो मेरे पास कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, सिर्फ ये वाला, जिसमें वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल भी, इट मींस ब्लॉक बने हुए हैं। तो ये मेरे पास कौन सा है, आपके पास ये ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे, हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जो मेरा पोर्शन आ रहा है उसमें क्या है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये मैंने ब्लॉक्स बना दिए जो कि मेरा ये आंसर है, ठीक है। अगर आप कलर से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको लाइंस के थ्रू करना चाह रहे हो कि आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, उसको अगेन हम कलर से कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दो पार्ट्स को इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने ए यूनियन बी को। अब पहले तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेट को रिप्रेजेंट कराना है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सी एंड यूनिवर्सल बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप कलर करना चाह रहे हो, सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए बी और बी बी, ए यूनियन बी। ब्लू कलर से मैंने ए को भी कर दिया कंप्लीट, ठीक हो गया, और बी को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ रहा है ए यू, बेशक वो सी में आ रहा है बट अगर आप इस सी को निकाल दो तो ये पूरा कंप्लीट, तो बी है, ये भी ए है, तो ये हो गया ए यूनियन बी।
अब इसका यूनियन का क्या देखना है, मैंने सी भी देखना है। ओके, सी यूनियन का क्या मतलब होता है कि सी भी सारा इंक्लूडेड है, ये तो है, सी इंक्लूडेड है, ये सारा सी है, कंप्लीट। ऐसे ही है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी जो है वो किस कलर से शो हो रहा है मेरे पास, ए यूनियन बी शो हो रहा है मेरे पास ब्लू कलर से। ठीक हो गया। अब जो मेरा लास्ट पार्ट जो इसका आंसर था वो किससे शो हो जाएगा, ए यूनियन बी, यूनियन सी करना है, मतलब यूनियन सी ये सारा ओवरऑल, इट मीन्स कि ब्लू कलर से भी और रेड कलर से भी। रेड प्लस कर देंगे हम, कौन सा कलर है हमारे पास, ब्लू कलर है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आपका जो है थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट फिगर में ही हमने ये 4 थिंग्स फाइंड आउट करनी है, शेड करके बतानी है, तो आपने ये बता दिया। ठीक है, अब आप चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने क्या किया, नेमिंग की अपने सेट्स की, देन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पोर्शन आता है, ये कॉमन पोर्शन बी और सी का, यही पोर्शन आपके पास कॉमन है। मैंने बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करा दिया। अब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ, ए सेट तो ये है, ऐसे ही है, और बी इंटरसेक्शन सी तो ये है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नो, देयर इज नथिंग कॉमन। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट, फाई कुछ भी नहीं आ रहा, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने कहा यहाँ तो कुछ भी शेड नहीं हो रहा, हमने कुछ भी शेड नहीं किया, ना कोई लाइंस लगाई, जब हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या देंगे, दैट इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपके सामने ये जो इसके बाकी 3 पार्ट्स रह गए वो सॉल्व करके मैं जो सॉल्व किए मैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, हम सेकंड और फोर्थ पार्ट को पहले देखते हैं और फिर हम थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, आपको कलर से करना है, आपको लाइन से करना है, जैसे आपको ठीक लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। अब हमारे पास फिगर है जिसमें ए जो है वो सबसेट है सी का, और सी और बी का आपस में ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर हम सी और बी का रिलेशन देखें तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और ए जो है वो सबसेट है सी का। अच्छा, सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी देखना है, ए को छोड़ दें, बी और सी के दरमियान में अगर मैं कॉमन पोर्शन देखूं तो मेरे पास ये वाला बनता है, इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन पोर्शन आ जाता है। तो हमने कहा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास ये शेड आ गया है। ठीक है, देन आपने ए का यूनियन देखना है, ए का यूनियन मतलब ए बी और ये वाला शेड भी। तो ए के साथ मैं क्या करती हूँ, ए को मैं ब्लू कलर कर देती हूँ, और बी इंटरसेक्शन सी तो मेरे पास है ही। ठीक है, तो इट मीन्स जब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तो हम कहेंगे वो ब्लू कलर बी है, और आपके पास जो आपने फर्स्ट पर्पल सा कलर किया था वो भी आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपके पास कलर्स में भी हो जाती है, और आप इसको लाइन से भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो आपके पास बी यूनियन सी है। ठीक है, बी यूनियन सी का क्या मतलब है, बी यूनियन सी का मतलब है कि बी बी और सी बी, बी और सी का मतलब है कि सी भी, ये आपके पास कंप्लीट सी है, बेशक ए उसके इनसाइड आ रहा है बट सी तो यही है आपके पास, सी भी, और आपके साथ ही इसके बीच में क्या आ जाएगा, बी भी। ठीक हो गया। अब वो आपको कहते हैं कि आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगी तो ये कलर आ जाएगा, सिर्फ ए, ऐसे ही है ना। तो मैं ये कह देती हूँ कि मेरे पास जो बी यूनियन सी है वो कौन सा कलर है, वो सिर्फ ब्लू कलर है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा है वो मेरे पास मिक्सिंग है किसकी, ब्लू और साथ ही साथ किसकी, रेड कलर की, इसी के अंदर मैं करूँगी। ब्लू प्लस रेड नहीं, ब्लू प्लस रेड का मतलब होगा कि ब्लू कलर भी और रेड भी, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ये चीज़ आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जस्ट सपोज मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये भी आसानी आपको पता चल सके कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ है, मैं इसकी फिगर बनाती हूँ, मैंने ये फिगर बनाई, आपके पास ये फिगर थी ए बी, और ये सॉरी दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक हो गया, सबसे पहला बी यूनियन सी था, हमने कहा बी यूनियन सी में मेरा ये शेड आ रहा है सारा।
ठीक हो गया। अब मेरे पास ये बी यूनियन सी की फिगर बन गई है। अब मैं अगेन फिगर बनाती हूँ, उसमें आपको फिगर्स बहुत बनानी पड़ती हैं। ए यहाँ हो गया आपका, सी हो गया और बी हो गया। अब मुझे कहा गया कि ए का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ऊपर देखूंगी कि ये आपके पास बी यूनियन सी था, इसमें ए जो है आपका कॉमन पोर्शन है, ये आपके पास सिर्फ शेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ आंसर दे दूंगी, मेरा सिर्फ ए आंसर है। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ फिगर ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, इसलिए आसान ये है कि आप इसको इसी तरीके से करें और कलर्स के अकॉर्डिंग करें, या आप शेड्स करना चाह रहे हैं कि आप वर्टिकली लाइंस लेना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लेना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए बी और बी बी, ये कंप्लीट बी हो गया आपका। ठीक है, अब इसी का यूनियन किसके साथ, सी के साथ। मैं सी को ब्लू कलर से कर देती हूँ। ये सारा आपका कौन सा कलर हो जाएगा, सी का हो जाएगा। इट मीन्स यूनियन का मतलब है कि सबने आना है। जब यूनियन में सबने आना है तो मुझे ये पता चल गया है कि ए यूनियन बी जो है वो आपका रेड कलर का है, और ए यूनियन बी यूनियन सी जो है आपका वो किस कलर का है, आपका ब्लू कलर का है। तो आपने यहाँ पर ब्लू एंड रेड दोनों कलर्स का है। ठीक है, ए यूनियन बी आपका किस कलर का है, रेड कलर का है, और आपका ए यूनियन बी यूनियन सी किस कलर का है, ब्लू, प्लस यहाँ पर कौन सा कलर आ जाएगा आपका, रेड। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी के दरमियान जो पोर्शन आ रहा है दैट इज ऑफ रेड। इंटरसेक्शन में ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, इट मीन्स एम्प्टी सेट। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एम्प्टी सेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका कलर या शेड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप फोर्थ पार्ट को देखो, वही सेम आपके पास है, बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। बी इंटरसेक्शन सी की बात करूंगी तो क्या लिखूंगी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो एम्प्टी सेट हो गया आपका। आपने लिखा कि बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट। ए का यूनियन लेना है आपने। जब आपने ए का यूनियन लेना है तो ए आएगा कंप्लीट, ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए को मैं शेड कर देती हूँ, ये मैंने ए किया, यूनियन है ना, यूनियन में ए भी आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा। ए तो ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन क्या था, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, वो सिर्फ क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, सिर्फ जो ब्लू कलर शेड हुआ है आपका। ठीक हो गया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं। बी यूनियन सी क्या है आपके पास, बी यूनियन सी में हम ब्लू कलर कर लेते हैं, रेड। बी आपका ये है, यूनियन में बी भी आएगा और सी भी आएगा। ठीक है, और सी आपका ये कलर, ये वाला आपके पास हो गया। नाउ ए का इंटरसेक्शन देखना है, कहाँ है ए, यहाँ पर है। इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला, इसमें मैं क्या कर दूंगी, ब्लू कलर शेड कर दूंगी सिर्फ इंटरसेक्शन में। इट मीन्स मेरा आंसर तो ये आ रहा है, मैंने साथ साथ लिख लिया। मुझे ये पता है बी यूनियन सी रेड कलर में है, यहाँ पर मैंने अपना रेड कलर शेड करके बता दिया। ठीक है, लेकिन जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, रेड कलर के साथ मिक्सिंग हुई हुई है, किसकी, ब्लू कलर की। ये आपका आंसर है। जस्ट अगर शेडिंग आती है तो आपने शेडिंग करके इस तरीके से, ये आपके पास कीज होती हैं और आपने ये लाजमी लिखनी है। ठीक है, सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन यूनियन है, सब में यूनियन है, तो इट मीन सारे सेट्स आएंगे। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी कंप्लीट हो गया आपका, ये ए बी है और ये बी भी है। ठीक है, और इसका यूनियन सी के साथ लेना है तो सी सेट बी कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि आपका जो ए यूनियन बी है वो किस कलर का है, आपका रेड कलर का है। ठीक है, और जो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी है, तीनों चीज़ें, जो आपका फाइनल आंसर है वो आपका कौन सा है, रेड प्लस ब्लू, टोटल ऑल ओवर, ये आपका आंसर है उसका। ठीक है, फिर आप देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। तो मुझे ये पता चल गया कि बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है। ए के साथ कुछ कॉमन है, बी और सी का इंटरसेक्शन का, नो, कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ तो कुछ भी शेड नहीं हुआ, ना हमारे पास आंसर है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, इसका एम्प्टी सेट ही है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा इसका लास्ट पार्ट होगा।
ठीक है, इसमें भी आपने सेम यही करना है, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ अगर हम देखें तो तीनों का ओवरलैपिंग सेट है, ए इज ओवरलैपिंग विद बी एंड सी इज ओवरलैपिंग विद ए एंड बी इज ओवरलैपिंग विद ए एंड सी। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि ये आपने ए को छोड़ देना है। बी और सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से किया है, बी और सी को। ठीक हो गया, बी इंटर। अब ए का यूनियन देखें, ए का यूनियन का मतलब है कि ए भी आएगा। ए कहाँ पर है, ए ये पूरा है, ये वाला, ये ए है आपका सेट जो मैं शेड कर रही हूँ आपका। ए भी आ गया और साथ में उसने कहा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका यहाँ पर आ रहा है, तो आपने इसको भी कह दिया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया है कि जो मेरा बी इंटरसेक्शन सी है वो किस कलर से है, वो ब्लू कलर से है। ठीक है, और जो मेरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो किस कलर से है आपका, वो रेड एंड ब्लू दोनों कलर से है, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन में तो सब आ जाता है। ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब अगेन बी यूनियन सी है, इसको छोड़ दें, ए को, बी और सी का यूनियन है, मतलब कि बी भी आएगा और सी भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी। ये सी को भी शेड कर दिया हमने कंप्लीटली और बी को भी शेड कर दिया हमने कंप्लीटली। ये हो गया शेड हमारा बी एंड सी। अब जब मैंने देखा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि मेरा जो बी यूनियन सी है वो किस कलर का है, वो रेड कलर का है, ताकि आपको खुद पता हो। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने करना है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इसके दरमियान क्या, इन रेड के और इस ए के दरमियान कॉमन क्या है, कॉमन पोर्शन कौन सा है, एक तो ये ए में आ रहा है, ठीक हो गया, और दूसरा ये वाला ए में आ रहा है, यही कॉमन पोर्शन बन रहा है ए का और इस रेड का। तो इट मीन्स कि मुझे ये पता चल चुका है कि जो मेरा आंसर है वो क्या है आपके पास, रेड, इसके साथ मिक्सिंग हुआ हुआ ब्लू कलर। दिस इज द आंसर। इसका आंसर आपके पास क्या है, ब्लू कलर के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन हुई हुई है आपकी, रेड की। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिमिलरली हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ए यूनियन बी। अगेन यूनियन में सब आ जाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है ए बी, ए वाला भी आपके पास पार्ट हो गया और बी वाला भी हो गया, ए यूनियन बी में ये हो गया। और जब हम सी की बात करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा जो ए यूनियन बी है वो किस कलर से शेड हुआ हुआ है, ब्लू से। ठीक हो गया, और जो हमारा सी के साथ यूनियन है वो किस में शेड हो गया, रेड में। तो आंसर हमारा क्या है, तीनों यूनियन है, तीनों चीज़ें आ गई हैं, इसका मतलब प्लस रेड कलर। तो हमारा जो आंसर बन रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो ब्लू प्लस रेड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी होती है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, इसको मैंने कर दिया रेड। ठीक है, अब इसमें ए का कौन सा कॉमन पोर्शन है, ए का ना ये कॉमन है ना ये कॉमन है, सिर्फ ये जो मिडिल में ए का आ रहा है ये कॉमन पोर्शन है, ये बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी है वो रेड कलर से शो हो रहा है, और जो हमारा आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो रेड और ब्लू का मिक्सचर है। बी इंटरसेक्शन सी इज ऑफ रेड एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑफ मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली वेन डायग्राम्स हैं जिनको आपने इस तरीके से शेड करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्या दी हुई है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शेडिंग दी हुई है कि यू हैव टू शेड ऑल दीज पार्ट्स अकॉर्डिंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ऑल दिस। ठीक है, अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेम ऐसा ही है, बस आपको ये कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी होंगी। ये आपका एक अलग क्वेश्चन है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दे देंगे। अभी आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे कॉमेंट सेक्शन में या अपने इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करके पूछ लेना है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। थैंक यू।